नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं और हम आपका स्वागत करते हैं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे। 2024 के जो भी क्वेश्चन आए थे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से एक एक पूरा अनसॉल्व्ड हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। 20 ऑप्शनल जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरीय होंगे, लघुत्तरीय होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, सब एक तरफ से हम लोग करते जाएंगे। तो हम एक अनसॉल्व लेके आए हैं 2024 का, जिसका सेट नंबर 1 है 822 HB। ठीक है, तो हम उसका पहला क्वेश्चन ऐसे पढ़ते चलेंगे, जो सॉल्व करने लायक रहेगा सॉल्व करते चलेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक त्रिघात बहुपद, तो जैसा कि आप जानते हो भैया, बहुपद कह रहा है, कै घात का बहुपद है? त्रिघात का बहुपद। तो चाहे जो एक बहुपद लिख लो, जैसे x³ + 4x + 3। अगर हम तुमसे कहें इसमें कितनी घात है, तो आप बोलोगे 3 घात हैं। और जब भी आपसे पूछा जाए द्विघात में, 3 घात में, चतुर्थ घात में, जितनी घात की बात करे उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो बताओ, इसमें त्रिघात है, तो बताओ इसके शून्यक कितने होंगे? तो आप लोग बोलोगे कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी भैया? तो आप लोग बिना देखे आंख मूंद करके बता दो कि 3। जितने घात का बहुपद होता है उतना ही उसके शून्यक होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ रहे, कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा ऑप्शनल कर रहे हैं भैया। कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन दिया है 2 × 5 की पावर 7, 5 की पावर 2 × 7। दूसरा ऑप्शन है 2 × 7 × 5। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2 × 5 × 7। और तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2 × 5 × 7 की पावर 2। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको हम टिक लगाएंगे। कैसे चेक करेंगे? 140 का गुणनखंड कर डालो, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। 2 7 14, 2 से काटो 2 तिहाई 6, किसके पास 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखोगे? 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कह रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आप लोग जानते हो भैया, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आप लोग चेक करते थे जब कभी भाग वाग करते थे, और जब बोला जाता था कि इस भाग के उत्तर की जांच कीजिए, तो हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ही बोलते थे कि नहीं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू, भाजक को क्या बोलते हैं? डिवीज़र इनटू भागफल को कोसेंट प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो यही होता है संबंध, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चौथा क्वेश्चन है, चलो भैया चौथा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0
-3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल है। अद्वितीय हल होगा पहला ऑप्शन, दूसरा कह रहा कि 2 हल होंगे, तीसरा ऑप्शन कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग किसी भी 2 इक्वेशन दिया है तो उसका कितना सल्यूशन होगा कैसे निकालते हो थोड़ा से आप लोग जान लेना। चलो जैसे कोई समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 है तो 2 समीकरण दिया रहेगा। देखो दोनों समीकरण हम लिख दे रहे हैं। 2 समीकरण है x + 2y + 5 = 0। दूसरा है -3x - 6y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये दिया, एक इक्वेशन ये दिया है। दूसरा कह रहा है बताओ इसका कितने सल्यूशन होगा, मतलब इसका कितने हल होगा, किसके कितने हल होंगे, एक हल होगा कि 2 हल होगा कि मतलब बहुत सारे हल होंगे कि कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसका सल्यूशन कैसे निकालते हैं। a1/a2 = b1/b2 अगर डज नॉट है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब उस केस में भैया इसका सल्यूशन क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ये कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है तो आप लोग बोलोगे जैसे ऐसे है प्रतिच्छेदी, बताओ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है तो बोलोगे 1 पॉइंट पे। तो इसके कितने हल होते हैं, 1 हल। कितने हल होते हैं, 1 हल। अगर हम आपसे कहें a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो बताओ। तो भैया बनता है समांतर रेखा। ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, कैसे होता है समांतर रेखा ऐसे। अब ये बताओ क्या ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेंगी, तो आप कहोगे कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी नहीं मिलेंगी तो क्या इसका कोई सल्यूशन होगा, तो आप कहोगे नहीं, तो आप लिखोगे कोई सल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं। चलो तीसरा क्या होता है, ये मान लीजिए पहला है। दूसरा एक केस और होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये केस फॉलो कर रहा है तो कौन सी रेखा बनती है, समपाती रेखा। समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसी होती है दोस्तों, तो भैया समपाती रेखा ऐसे ध्यान से देखना, एक रेखा गई इसी के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए, एक रेखा ऐसे गई फिर इसी के ऊपर दूसरी रेखा। तो बताओ ये जो रेखा एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, बताओ कितनी जगह पे कट करेगा। तो आप कहोगे सर जी हर बिंदु पे कट करेगा। हर बिंदु पे कट कर रहा है मतलब कितने बिंदु हैं तो हमको नहीं पता, बहुत सारे बिंदु हैं। बहुत सारे बिंदु हैं तो कितना हल होगा, बहुत हल होंगे, मतलब अनेक हल होगा, अनेक हल। अब चलो जो इक्वेशन दिया है उसको चेक कर ले रहे हैं। देखो दिया क्या, x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0। देखो यहाँ a1 है, ये a2 है। a1 की जगह 1 है, a2 की जगह -3 बराबर, b1 की जगह 2 है, b2 की जगह -6 है बराबर, c1 की जगह ऐसे 5 है और c2 की जगह 1 है। अब एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस ऊपर भेज दो, -1/3। इसको देखो 2 1 कम 2 2 3 6 माइनस ऊपर करेंगे तो -1/3 बराबर ये 5/1। अब ये बताओ ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बताओ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। बताओ कौन सा केस बनेगा, तो आप बोलोगे दूसरा। दूसरा केस क्या है, समांतर। समांतर में कौन सा होता है, कोई हल नहीं। तो ये बताओ इसमें कितने हल होंगे, अद्वितीय 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ऑप्शनल। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ बताने का मतलब ये था कि आप ये तीनों चीज़ें अगर याद रखोगे तो चाहे जो भी क्वेश्चन दिया जाए, कितने हल होंगे आप तुरंत चेक करके बता सकते हो, ये अगर ध्यान में है तो। इसलिए हम आपको बता दिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ छूटे, एकदम विधिवत तरीके से आपको हम बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया है भैया -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 का सार्वांतर पूछा है। इसमें आपसे पूछा है सार्वांतर, तो आप लोग जानते हो सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को घटाते हो ना। सार्वांतर को किससे लिखते थे? डी से ना। तो डी का मान कैसे निकालते थे? चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, मतलब दूसरे में से पहला घटा दो। तो चलो a2 माइनस a1 कर दो। a2 मतलब दूसरा पद कितना है भैया? तो आप बोलोगे -1 माइनस a1 का मान कितना है? बोलोगे -5। तो ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस 5। 5 में से एक घटा दो तो कितना आ गया? 4। तो डी का मान कितना आ गया भैया? 4। तो आप लोग बोलोगे कि सार्वांतर इसका कितना आ रहा है? 4। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है डी। तो चौथा ऑप्शन जो डी दिया उसमें 4 दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखो डी का डी चौथा सही हो जाएगा। चलो एक 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा से। 5वां क्वेश्चन, अरे वो 6ठा क्वेश्चन भैया। 6ठा क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। लगातार क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर। देखो दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर। तो आप लोग इसका विविक्त कर कैसे निकालते हो? आप लोग जानते हो विविक्त कर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? डी से। जब आप द्विघात समीकरण पर पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें आया रहा होगा जैसे द्विघात समीकरण है तो उसका जो सल्यूशन होता है उसमें रहता है कि बताओ इसके मूल वास्तविक होंगे कि बराबर होंगे कि काल्पनिक होंगे। उसको चेक करने के लिए हम लोग विविक्त कर सूत्र का यूज़ करते हैं। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो मतलब मूल वास्तविक होंगे, d इज इक्वल टू 0 है। देखो ऐसे करते थे ना, d बराबर क्या होता था? b² माइनस 4ac। तो ये बताओ d, इसका मतलब है जो इसका मान जब इसको सॉल्व करोगे तो अगर 0 आ जाए तो मतलब मूल वास्तविक, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर हम कहें d इज इक्वल टू 0, मतलब अगर मान लीजिए सपोज करिए d का मान b² माइनस 4ac है, सॉल्व किए 0 आ गया, तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे, समान मूल होंगे, समान मूल। इसका मतलब दोनों आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं। यहाँ पे क्या होगा? दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, वास्तविक होंगे। और अगर हम कह दें d इज लेस देन इक्वल टू, मतलब d इज लेस देन 0, d का मान निगेटिव आ जाए तो काल्पनिक, काल्पनिक हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। तो बोला क्या है? कह रहा है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? तो आप लोग जानते हो विविक्त कर इसी को बोलते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है b² माइनस 2ac, दूसरा ऑप्शन दिया है b² प्लस 4ac, जो कि दोनों गलत है। b² माइनस 4ac, यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भाई जो 6वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलो अब हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बाकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदु दिए गए हैं भैया, 2,3 दिया है और 4,1। ठीक, कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी बता दो। तो आप लोग जानते हो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो बताओ क्या होता है। तो आप लोग जानते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो अगर दो बिंदु है तो पहला वाला क्या होगा x1, दूसरा वाला y1, इसमें का x2 दूसरे का y2। तो बताओ कितना आ जाएगा। x2 कितना है भैया, तो आप बोलोगे 4 है। x1 कितना है तो बोलोगे आप 2 है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है भैया 3। चलो तो बताओ 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 घटाओगे तो आएगा -2, -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 दूना 4। तो भैया 4 4 8। अगर आप चाहो ऑप्शन में देखो क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया 2 अंडर रूट 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 अंडर रूट 3, तीसरा डी ऑप्शन दिया है 3। तो अंडर रूट 8 तो कहीं दिए नहीं है, तो इसको चेंज कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 को 4 गुणे 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 अंडर रूट 2। तो जो बीच की दूरी होगी डिस्टेंस होगी वो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अगर लगे कि बहुत फास्ट चल रहे हैं सर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन है, ये 7 नंबर था। 8वां क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया, द्विघात समीकरण दिया है और ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। यम का मान दिया है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन डी। तो इक्वेशन क्या दिया है 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। एक चीज़ ध्यान देना, कह रहा के मूल बराबर हों, इसीलिए हम देखो तुमको बताए थे कि मूल कब बराबर होते हैं, समान मूल कह रहा है मतलब बराबर, तो d इज इक्वल टू 0। यही सब कारण होता है जो थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन रहता है उसके साथ जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं हम उसको इंडिकेट करते चल रहे हैं, थोड़ा से थोड़ा बता रहे हैं लेकिन बता जरूर रहे हैं। तो बताओ क्या कह रहा है, इसके मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है भैया, तो बोलोगे सर जी जो विविक्तकर होता है वो 0 के बराबर होता है, यही बोलोगे। और d बराबर होता क्या, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलो b का मान भैया कितना है तो आप बोलोगे -12 है, -12 का स्क्वायर -4, a कितना है तो बोलोगे 3 है, c कितना है तो बोलोगे m है बराबर 0। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 तिहाई 12 m बराबर 0। तो ये बताओ 144, ये माइनस इधर भेज दो 12m, 12 से शहीद कर दो इसको, m बराबर कितना आ गया 12। तो बताओ m का मान कितना आएगा दोस्तों 12। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं छोटा से समझाने के लिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया C। चलो अब एक चीज थोड़ा सा हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं तब लगाएंगे। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर पहला a अंडर रूट 2, दूसरा ऑप्शन है 2a अंडर रूट 3, तीसरा ऑप्शन है a अंडर रूट 3 और चौथा ऑप्शन है 3a। देखो एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, अगर एक भुजा 2a है तो बताओ सब कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी सब 2a होगा, ठीक। अब शीर्ष लंब जब जिधर से मन करे उधर से निकाल लो, तो चलो हम लोग इसी से निकालें। शीर्ष लंब ऐसे कह रहा है कि इसकी लंबाई बता दो,
चलो इसको हम मान ले रहे हैं यच। यच का मान बता दो, कितनी हाइट है इसकी, शीर्ष लंब की लंबाई बता दो। तो एक चीज़ ध्यान देना, ये है समबाहु त्रिभुज। अच्छा तुम ये बताओ भुजा ये है 2a, ये कितना है 2a, ये भी 2a है। अब ये बताओ शीर्ष से इस पर लंब डाले हो तो एक चीज़ ध्यान देना कि भाई जब तीनों भुजाएं बराबर हैं उसके शीर्ष से जो भी लंब डालेंगे, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और इस 2a को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, बांट देगा। तो ये कितना हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा a। अब ये बताओ हमको ये मान चाहिए, तो आप लोग जानते हो अगर 90 डिग्री है तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसका नाम दे दो d। तो त्रिभुज ADC में चलो थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखेंगे। कर्ण को कैसे लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे 2a का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस लंब हमको निकालना है। 2 का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। a स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। l स्क्वायर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। बताओ स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3a इंटू a। थोड़ा सा इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं भाई, a इसका पेयर बन जाए तो वो बाहर निकल जाता है अंडर रूट से कि नहीं, तो a √3। तो जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी दोस्तों कितना आएगा, a √3। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा से मन से भी कर सकते हो। आप खुद सोचो, ये चाहिए कर्ण है, आधार है, कर्ण में से इसको कर्ण का वर्ग करके आधार का वर्ग माइनस कर दो, 2 दूना 4 4a स्क्वायर, इसको करोगे a स्क्वायर, 4 में से घटा दो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग करते होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हम ऐसे मिटाते चल रहे हैं और लगाते चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चलेगा, कुछ भी नहीं रोकेंगे कि इसको मिटा दे तब। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचे हैं, बोलते चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। छोड़ो, चलो भाई, एक माध्य से आ गया तो इसको हम विधिवत तरीके से आपको बता रहे हैं, इसका सारणी बना दे रहे हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है और उसके बाद दिया है बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, चलो तो वर्ग अंतराल दिया है भैया 1 से 5, फिर दिया है 3 से 5, फिर दिया है 5 से 7 और दिया 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, और इसकी बारंबारता दी है 3 2 4 2, 3 2 4 2 3। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग पढ़े होगे भैया बारंबारता को किससे, एफ से। अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं FI। ठीक है, मध्यमान निकाल लो। मध्यमान, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं XI से। XI का मान कैसे निकालते हो, अगर कोई समांतर माध्य वर्ग अंतराल में दिया है तो जो भी होता है इसको जोड़ करके इसका आधा कर दो, तो बताओ कितना होगा भैया। तो बोलोगे 5 1 6, 6 का आधा 3, 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12 ना भैया, सही जोड़ रहे हैं ना। 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 7 अरे वो 11 9, 11 9 कितना आएगा, 9 7 16 का आधा 8 और 11 9 20, 20 का आधा 10। चलो भैया ये आ गया, तो एक कॉलम बना लेना। अगला एक थोड़ा से, आप लोग जानते हो कि भाई जब भी बारंबारता मध्यमान दिया रहे तो बताओ उसका माध्य कैसे निकालते हैं। तो एक कॉलम बनता है FI XI। चलो FI XI का मतलब होता है बारंबारता
मल्टीप्लाई बाई मध्यमान। चलो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 10 तिहाई 30। अब आप लोग जानते हो समांतर माध्य, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई का मतलब समेसन का मतलब होता है सम का मतलब होता है सभी को जोड़ दो। किसको? एफ आई का मतलब बारंबारता। तो यहाँ से समेसन एफ आई का मान निकाल लो। चलो जोड़ लो, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। तो समेसन एफ आई का मान आ गया 14। समेसन एफ आई एक्स आई का मान देखो यहाँ पे निकाले हो, इसका सम कर लो, जोड़ लो। तो चलो बताओ, 9 8 17, 17 4 21, 21 6 27, हासिल 2, 2 2 4 1 5, 5 3 8। ये किसका मान है भैया? तो आप बोलोगे समेसन एफ आई एक्स आई का मान है। इसी वैल्यू को इस पे रख दो, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। तो समेसन एफ आई एक्स आई है भैया 87 और बटे 14। इसको कैंसिल आउट कर दो तो 14 छंग 84 दशमलव 84, 3 बचा 0, 14 दूनी 28, फिर 2 बचेगा 0, 14 1 कम 14, फिर बचेगा 6, 60 बन जाएगा। 14 छंग 84, 14 पंचे 60, 14 चौको 56, फिर बनेगा 40, समथिंग ऐसे आएगा। तो भैया 6.214, इसका समांतर माध्य कितना आ गया? समांतर माध्य आपका आएगा 6.214। और इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है तो ऑप्शन आपका गलत है, या तो आप डी के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर 6 दिया है तो ऑप्शन में देना चाहिए लगभग 6, तब भी काम हो जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कब? चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आज ऑप्शनल देखें, फिर अगले लेक्चर में 10 ऑप्शनल और देखेंगे। और अगर 2-4 मिनट थोड़ा समय मिलेगा तो 2-4 लघुत्री भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, विधिवत तरीके से एकदम पूरा का पूरा अनसॉल्व आपको तैयार कराया जाएगा, सिर्फ आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।